ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। प्रीवियसली ये सारा केमिस्ट्री का पार्ट हो चुका है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये साइंस का आखिरी टॉपिक रहेगा। बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुका है और फिजिक्स भी कंप्लीट हो चुका है, जाके आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। ये वन शॉट रिवीजन है सारे के सारे, तो उसका ये आखिरी पार्ट है। नेक्स्ट मैं जो है सो ना फिज़िक्स का नीट का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो भी आपके नोन में स्टूडेंट्स हैं नीट के, उनको चैनल के बारे में इन्फॉर्म करिए और ये वीडियोस शेयर कर दीजिए। और चैनल अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में ही ये पूरा का पूरा चैप्टर है। कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो उसी के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट इन नेचर। ये कैसा है? टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब इसका वैलेंसी 4 है। वैलेंसी 4 है। वैलेंसी 4 मतलब इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये आयोनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करता। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता स्टूडेंट्स? आयोनिक बॉन्ड बनता है बाई डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाई डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करे तो क्या बनता? आयोनिक बॉन्ड बनता। तो इन्हें कैसा बॉन्ड बनाता? इन्हें कोवलेंट बॉन्ड बनाता। कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता? क्योंकि इसके लास्ट शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी नहीं सकते, तो क्या होता? इन्हें शेयरिंग में काम कर लेता। इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में होता। ठीक, कल हम देखे थे NaCl कैसा बन रहा था, MgCl2 कैसा बन रहा था। NaCl और MgCl2 आयोनिक बॉन्ड से बन रहा था क्योंकि वहां पे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, क्योंकि उनके आखिरी के वाले शेल में एक की कमी तो रह रही थी या एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो रह रहा था। यहाँ पे क्या है? इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है लेने की, लेकिन कोई उसको दे नहीं सकता। 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वो कोई ले नहीं सकता। तो यहाँ पे इन्हें क्या है? कोवलेंट कंपाउंड बनाता। टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स कार्बन मॉलिक्यूल्स मस्ट ईदर गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए या तो 4 लूज करना पड़ता है या तो 4 गेन करना पड़ता है, जो कि मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, हेंस इट विल नॉट फॉर्म C-4 आयन। तो आखिरी के शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता इन्हें, तो C- आयन नहीं बनता। C-4 आयन नहीं बनता है। So and would require large amount of energy to remove 4 electrons, so it will not form C+4 ion। तो जो इलेक्ट्रॉन्स उसके लास्ट में 4 फ्री हैं, उनको भी निकालने में बहुत एनर्जी लगती। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता कि why does कार्बन डज नॉट फॉर्म C+4 आयन और C-4 आयन बोल के। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नेक्स्ट, सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता? इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बनाता विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम और विद अदर एलिमेंट टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो या तो ये दूसरे कार्बन के साथ कार्बन बनाता, या कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, या कार्बन के साथ क्लोरीन हो गया, या कार्बन के साथ ब्रोमीन हो गया, दूसरे एलिमेंट के साथ इन्हें मिलके कंपाउंड बनाता। क्या करने के लिए? टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या है? आपको लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, लास्ट वाले शेल में, लास्ट शेल, ठीक, जिसको हम बैलेंस शेल भी बोलते हैं। वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लिया जैसा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं, उसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। यस, कार्बन और कार्बन के बीच में भी हो सकता है, सेम टाइप के एटम्स के बीच में, या फिर डिफरेंट टाइप के एटम्स भी के बीच में भी हो सकता है, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के केस में हो रहा। ठीक, एक कार्बन की क्योंकि 4 वैलेंसी रहती है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। सिमिलरली एक कार्बन के साथ 4 ये रहते हैं तो 4 ब्रोमीन अटैच हो सकते हैं। सिर्फ ब्रोमीन नहीं, 4 ब्रोमीन अटैच हो सकते हैं। सिमिलरली क्लोरीन भी 4 अटैच हो सकते हैं।
ठीक, नेक्स्ट, इन कोवेलेंट बॉन्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू द वैलेंस शेल ऑफ बोथ एटम्स। तो जो वैलेंस शेल है वो वैलेंस शेल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों को बिलोंग करते हैं। मतलब कि अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड में अटैच हो गया समझेंगे, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आखिरी के 4, ये 4 इसको भी बिलोंग करे और ये 4 इसको भी बिलोंग करे, तो इसका भी 8 हो गया, ये वाले का भी 8 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इधर वाले का भी 8 हो गया। ठीक, वो दोनों को बिलोंग करते हैं। Next, the atomic number of hydrogen is 1, hence hydrogen has 1 electron in its K shell and it requires 1 more electron to fill the K shell. So 2 hydrogen atoms share electrons to form a molecule of hydrogen. तो देखो हाइड्रोजन का जो है सोना एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इसका K shell फिल करने के लिए क्या चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमको मालूम कैसा हुआ, इसको और एक चाहिए बोल के। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे को एक चीज मालूम होना चाहिए कि जो शेल की फिलिंग है ना KLMN, ठीक, इसके अंदर जो है सो ना 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं K में, क्योंकि उसमें सिर्फ S रहता है, S में 2 आ सकते हैं, यहाँ पे 10 आ सकते हैं क्योंकि इसमें SP रहता, ठीक, फिर M में 14 आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे SPD रहता, ठीक, 14 नहीं 2 + 8 + 14 तो 24 आ सकता है। करते करते इसमें SPDF रहता है, इसमें N में SPDF। तो जो K वाला शेल है ना, K वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उन्हें क्या करता मालूम है, बाजू वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता और ये जो है सो ना K वाले शेल को कंप्लीट कर देता। तो इसका भी K शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी K शेल कंप्लीट हो गया, ठीक। तो अब उन्होंने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिए। कैसा अटेन कर लिए, इसके बाद वाला नोबल गैस कौन सा है, हीलियम है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों जब कंबाइन होंगे तो ये इनके ये जो है सुना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलेंगे, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हाइड्रोजन के, ठीक। इसमें कितने पेयर हैं, एक ही जोड़ी है, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कहलाया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये दोनों क्या थे, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम थे, ठीक। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, it has 6 electrons in its L shell, it requires 2 more electrons to complete its octet, so each atom of oxygen shares 2 electrons with another atom of oxygen। तो देखो ऑक्सीजन के जो ये है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका जो फिलिंग प्रोसेस है वो कैसा है, 2 6 है, ये K शेल में है, ये L शेल में है, ठीक। तो अब इसमें क्या बनाना है, हमारे को 8 बनाना है, लास्ट शेल में 8 बनाना, वैलेंस शेल में 8 बनाना है, तो इसको कितना रिक्वायरमेंट है, 2 रिक्वायरमेंट है। तो दूसरा वाला ऑक्सीजन को भी, उसको भी 2 रिक्वायरमेंट होता, तो अब इन्हों क्या करते हैं, 2 शेयर कर लेते हैं, क्या करने के लिए, ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8 है, ये ऑक्टेट का मतलब है 8, ठीक। नेक्स्ट, the 2 electrons contributed by each oxygen atom give rise to 2 shared pair of electrons, this is said to constitute a double bond between the 2 atoms। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे, इसीलिए इसको बोलेंगे हम डबल बॉन्ड। और यहाँ पे 2 जो है सो ना ऑक्सीजन आपस में, 2 एटॉमिक ऑक्सीजन क्या हो रहा, 2 एटॉमिक ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाने के लिए, और उनके बीच में बॉन्ड कौन सा, कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट है, और ये डबल बॉन्ड है, ठीक। यहाँ पे देखो 2 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं इनके, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इसको क्या बोल रहे हैं हम, डबल बॉन्ड बोल रहे हैं, 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट, सिमिलरली नाइट्रोजन का भी आता जो कि ट्रिपल बॉन्ड रहता, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है N का 7 है, 7 है, पहले में 2 आता K शेल में और L शेल में 5 आता, तो अब इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो इन्हें क्या करता, दूसरे बाजू वाले नाइट्रोजन के 3 ले लेता। तो देखो नाइट्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 7, इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट ईच नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो हर एक क्या करता, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता। तो देखो यहाँ पे 3 उन्हें कंट्रीब्यूट, इन्हें वाला 3 दिया, ये वाला और ये वाला 3 दिया, अब इनके बीच में क्या हो गया, ये 6 हो गए, और इधर ये 2, तो अब इनका ये क्या हो गए, ये N को बिलोंग करे, इसके भी 8 हो गए, और ये क्या हो गया, ये N को बिलोंग करे, इसके भी 8 हो गए, तो यहाँ ऐसे उन्हें ऑक्टेट स्ट्रक्चर अटेन कर लेता। अब इनके बीच में
कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 बॉन्ड्स हैं। कैसे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो गिविंग राइज टू 3 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, ये देखो, ये नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम है। अब इन्हें क्या करता है, ये 3 इन दोनों एक दूसरे को दे लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। अब ये दोनों शेयर कर लेते हैं, शेयर कर लिए तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 6 हो गए और इसके भी 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8। तो ये वाले नाइट्रोजन के भी 8, ये वाले नाइट्रोजन के भी 8, दोनों के 8 हो गए। और ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड कहलाया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो देखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, फिजिकल स्टेट, ये फिजिकली कैसे होते हैं, यानी कि देखने में, टच में कैसे होते हैं, दिखने में कैसे रहते हैं। The covalent compounds exist as gases, liquids and soft solids। तो ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है या तो गैसेस में एग्जिस्ट करेंगे, या तो लिक्विड्स में एग्जिस्ट करेंगे, या सॉफ्ट सॉलिड्स। सॉफ्ट सॉलिड्स मतलब ऐसे जैसे कि मेटल जैसा सॉलिड होता नहीं, वैसे नहीं, हार्ड सॉलिड्स नहीं रहेंगे, सॉफ्ट पतले या फिर मुलायम सॉलिड्स रहेंगे। Solubility, they are generally insoluble in water and other polar solvents but soluble in organic solvents such as benzene and toluene। तो देखो, ये क्या वाटर में घुल जाएंगे? नहीं, ये insoluble रहेंगे, इसमें जनरली वाटर में। एंड अदर पोलर सॉल्वेंट, दूसरे जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स मतलब उनमें अगर आयन रहा तो उसको पोलर सॉल्वेंट्स हो। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज बेंजीन एंड टोलिन। बेंजीन और टोलिन में क्या होगा, ये घुल जाएंगे, ठीक, सॉल्युबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हम कल देखे थे आयोनिक कंपाउंड्स में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, हाई हो रहा था। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, दे जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स लो रहते हैं, यानी कि जल्दी मेल्ट भी हो जाता है और जल्दी इन्हें बॉइल भी हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर हेल्ड बाय वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इनके जो फोर्सेस है ना वो काफी वीक है, कमजोर है। वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की वजह से ये जो है इसमें ना उतना ज्यादा इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। Thus, a very small amount of energy is required to break the bonds। तो एनर्जी बहुत कम है। जैसे कि कोई भी चीज स्टूडेंट्स अगर हम हीट कर रहे हैं ना तो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो मेल्ट जल्दी नहीं हो रहा तो हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, मेल्ट जल्दी हो जा रहा तो कम एनर्जी देना पड़ रहा है। तो देखो, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसीलिए उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं। अब वो वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है, इसलिए वो जल्दी मेल्ट भी हो जा रहे हैं, जल्दी बॉइल भी हो जा रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? दे आर नॉट नॉन कंडक्टर्स। नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, मोल्टन और एक्वा स्टेट। चाहे मोल्टन में होंगे चाहे एक्वा स्टेट में होंगे, किसी भी स्टेट में ये नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। As covalent bonds lack free ions, they are not able to conduct electricity। अब ये क्वेश्चन आता, why do covalent compounds do not conduct electricity बोल के, तो आपको लिखना है they lack free ions। As covalent bonds lack free ions, they are not able to conduct electricity। उनके पास free ions नहीं रहते। जैसे कि अब ये जो हमारा कंपाउंड बना, जैसे कि नाइट्रोजन N2, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड था। तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयन्स नहीं होते। अब चाहे पानी में डालो, कोई भी इसमें डालो, ये आयन्स नहीं बनाते। लेकिन उसी तरीके से हमारे पास NaCl है, तो ये कैसा है, आयोनिक कंपाउंड। जैसे ही पानी में डालते हैं Na प्लस हो जाता है और Cl माइनस हो जाता है। अब ये चार्ज कैरियर्स के जैसा ये होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल मतलब बहुत एबिलिटी है इसके अंदर, वर्सेटैलिटी। कोई भी एक आदमी जो है सुना मल्टीपल काम कर सक रहा, उसी तरीके से उसको बोलते हैं वर्सेटाइल इन नेचर। जैसे कोई बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, अंपायर भी है, तो उसको बोलेंगे वर्सेटाइल। तो ये कार्बन जो है सुना बहुत वर्सेटाइल है, क्योंकि इन्हें बहुत दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है आसानी से। तो देखेंगे कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। द फैक्टर्स दैट एनेबल कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर कैटनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। तो ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है और लंबे चेन्स बना सकता है। उसकी क्या खूबी है? नंबर 1, कैटनेशन। कैटनेशन क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में लॉन्ग चेन के बॉन्ड्स बनाने को बोलेंगे कैटनेशन। कैटनेशन सी है, मतलब सीसी बॉन्ड्स इन्हें बना सकते चेन के जैसे। फिर टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब वैलेंसी 4, फ्री 4 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कैटनेशन क्या है? इट इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ये एबिलिटी है या तो लंबे
इसको लॉन्ग स्ट्रेट चेन बोल सकते हैं, ऐसा रहा तो स्ट्रेट चेन बोल सकते हैं, या फिर ब्रांच बोल सकते हैं, ऐसा इसको ब्रांच बोल सकते हैं, या फिर रिंग्स के शेप में, रिंग्स मतलब आप इसको रिंग शेप बोल सकते हैं, ये क्या रिंग राउंड शेप बना सकते हैं, इसको बोलेंगे कैटेनेशन। क्यों? कार्बन कार्बन से उन्हें जुड़ के क्या बना रहा, बॉन्ड्स बनाते जा रहा लॉन्ग चेन। ठीक, ये वाला स्ट्रेट चेन हो गया, ये ब्रांच चेन हो गया, ब्रांच मतलब नीचे यहाँ पे कार्बन आ रहा देखो, और ये क्लोज चेन है, इसको क्लोज चेन बोल सकते हैं या फिर रिंग चेन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 3 है, 4 है, यहाँ पे 6 है। ठीक, नेक्स्ट टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ एन एटम इन विच देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कार्बन के? 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं टू द एटम फॉर कोवलेंट केमिकल बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए कितने एटम्स अवेलेबल है? 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। 4 इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं विद द एटम फॉर कोवलेंट केमिकल बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। इसी को बोल रहे हैं टेट्रावैलेंसी। नाम से ही मालूम हो गया टेट्रा। देखो एक रहा तो यूनी बोलेंगे, 2 रहा तो बाई बोलेंगे, या फिर डाई भी इस्तेमाल होता, और 3 रहा तो ट्राई बोलेंगे, 4 रहा तो टेट्रा। 1 2 3 4 टेट्रावैलेंसी। ठीक, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स किसको बोल रहे हैं? देखो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हुआ तो उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। क्या किस किस से बने हुए हैं? ये हाइड्रोजन से और इससे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं किससे? हाइड्रोजन से नंबर 1, और किससे बने हुए हैं? एक हाइड्रोजन से, फिर दूसरा कार्बन से। नेक्स्ट देखेंगे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? यहाँ पे 3 टाइप के हैं। हम आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप्स जो ज्यादा है ना वही है। कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और एक तीसरा फॉर्म है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसका एक ही एग्जांपल है बेंजीन। ठीक, अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? जिसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो है सुना, ये फुलफिल्ड रहते हैं, कहीं पे भी डबल या सिंगल बॉन्ड नहीं रहता। नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहता किसमें? सैचुरेटेड वाले में। अनसैचुरेटेड में क्या रहता? अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी रहते हैं, डबल बॉन्ड भी रहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी रहते हैं। ठीक, डबल बॉन्ड भी रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी रहते हैं। और सैचुरेटेड का जो फैमिली आती है वो है अल्केन वाली फैमिली। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला रहता CnH2n+2। ठीक, और एक रहता ये वाला अनसैचुरेटेड का डबल बॉन्ड वाला, उसको बोलते हैं अल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला रहता CnH2n। और एक रहता अल्काइन, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक, यहाँ पे डबल से 2 ज्यादा, यहाँ डबल या डबल से 2 कम समझो। तो देखेंगे नेक्स्ट इसी के बारे में रहता यहाँ पे IUPAC नेम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसका IUPAC नेम क्या है? हम जनरली भी एक नाम बोलते हैं, उसका जनरल नेम का अलग रहता है, एक IUPAC नेम अलग रहता है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वाले उसको एक नेम दिए हुए रहते हैं। तो उसके नेम्स के अंदर 2 पार्ट्स रहते हैं, 2 पार्ट्स। कौन से हैं? एक रूट वर्ड रहता, ठीक, और उसका नेक्स्ट वाला जो है सुना, उसका फैमिली का नाम रहता। एक रहता प्रीफिक्स और एक सफिक्स। आप इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रीफिक्स पहले आता और सफिक्स बाद में आता है। यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कार्बन चेन। पहला हिस्सा क्या है? वर्ड रूट है। इसमें कितने कार्बन है? अगर एक कार्बन रहा तो मेथ, 2 रहा तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये याद कैसे रखना? इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है मंकीज ईट पील्ड बनानास। ठीक, मंकीज ईट पील्ड बनानास। एम से मंकीज, ई से ईट, पी से पील्ड, बी से बनाना। उसके बाद ये 1 2 3 4 हो गया। अगला 5 आता, इधर का पेंट आता। तो ये एम से क्या है? एम से मीथेन है। ई से क्या है? इथेन है। पी से क्या है? प्रोपेन है। बी से क्या है? ब्यूटेन है। पी से पेंटेन है। ठीक, उसके आगे के जो है ना हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये एंगल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे
ये हेक्सेन, हेप्टेन, ये यू आ रहा ना, तो हेप्टागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन इस्तेमाल करते हैं तो सेम है इसका नाम। ठीक, आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि हेक्सागॉन रहता, 6 अगर ये रहा एंगल वाला फिगर रहा, 6 साइडेड फिगर रहा तो हेक्सागॉन। उसी तरीके से तो हमको स्टार्टिंग के ये 4 या 5 ही याद करना रहता। तो आपको ये मंकीज से एम वाला मंकीज तो मीथेन हो गया या मीथीन हो गया या मीथाइन हो गया, और ये इथेन हो गया, इथीन हो गया, इथाइन हो गया। मीथीन और मीथाइन एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करता, मुश्किल है, देखेंगे फिर उसके बाद टी से क्या होता, प्रोपेन या प्रोपीन या प्रोपाइन, फिर उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटीन या ब्यूटाइन। ठीक, नेक्स्ट अगला वाला इसका है सफिक्स, यानी कि बाद में आने वाला। ये क्या है, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या रहता, इसमें कितने कार्बन है वो रूट वर्ड हो गया। 2 कार्बन रहा तो एथ, 3 रहे तो प्रोप, 4 रहा तो ब्यूट, 5 रहा तो पेंटा। अब अगला वाला पार्ट, उसमें एन लगेंगे, इन लगेंगे या आइन लगेंगे, वो डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है उस चीज पे डिपेंड करता है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है किसी भी चेन के अंदर, अब 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो अब ये क्या कहलाएगा, ईथेन कहलाएगा। अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा, ईथीन कहलाएगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ईथाइन कहलाएगा। तो ये जो बाद में आने वाला है ना, वो डिपेंड करता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं। तो फॉर सिंगल बॉन्ड सफिक्स इज एन, अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो एन रहता। फॉर डबल बॉन्ड सफिक्स इज इन, और फॉर ट्रिपल बॉन्ड सफिक्स इज आइन। ठीक, अगर सिंगल रहा तो एन, डबल रहा तो इन, और ट्रिपल रहा तो आइन। यहां पे देखो इसके कुछ जनरल फॉर्मूले हैं। होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये अल्केन का है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये मीथेन का दिया हुआ है, देखो मीथेन में 1 C और कितने H हैं, 4 H हैं। ठीक, और यहाँ पे 2 C है और इसके कितने हैं, हाइड्रोजन 6 है। तो इसका फॉर्मूला CH4 रहता और इसका फॉर्मूला C2H6 रहता, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना CnH2n+2, C की जगह पे, N की जगह पे अगर 2 रखें, N = 2 रखें, तो C2H2 × 2+2, 2 to the 4, 4 + 2 क्या होता, 6 होता, तो C2H6 होता। तो ये वाला C2H6, ये क्या होता, C3H8 होता है। ठीक, डबल से 2 ज्यादा है, देखो 3 का डबल कितना होता, 6, 6 से 2 ज्यादा। सिमिलरली यहाँ पे ब्यूटेन है, मतलब C4H10 रहता, और यहाँ पे पेंटेन है C5H12 रहता, और यहाँ पे हेक्सेन है C6H14 रहता, डबल से 2 ज्यादा। ठीक, करते करते C7H16 रहता, C8H20 रहता, सॉरी H18 रहता, और यहाँ पे C9H20। ठीक, यहाँ पर तक इतनी जरूरत नहीं है आपको, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा से ज्यादा इतना वाला पार्ट ही आपको आता, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आता एन वाले फैमिली में। ठीक, यही आपको स्ट्रक्चर याद करना है, सिंपल है ये वाले एन वाले। फिर देखेंगे नेक्स्ट, ये है यहाँ ये इन वाले हैं CnH2n। तो इनमें देखो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका C2H4 रहता है। ठीक, 2 डबल बॉन्ड है, इसके अंदर भी C और C के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड उसके आगे चलता रहता है। यहाँ पे एटलीस्ट एक चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड आना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C3H6, इसका फॉर्मूला क्या है, C4H8, इसका फॉर्मूला क्या है, C5H10, सिमिलरली C6H12, और यह है C7H। ठीक, अब इसमें देखो ये चेन में एक डबल बॉन्ड आ रहा, बाकी के पूरे सिंगल बॉन्ड। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 होंगे, बाकी के पूरे आप हाइड्रोजन लगा लो। तो मालूम कैसा ना, हाइड्रोजन कितने लगाना, हर एक कार्बन को एटलीस्ट 4 फ्री लगाना होता। तो एक तो कार्बन अटैच हुआ है तो आपको इधर 3 लगाना है, यहाँ पे इधर का अटैच हुआ है तो इधर 2 लगाना है, 2 2 2 2 2 2। लेकिन लास्ट वाले को केयरफुल रहना, क्योंकि ऑलरेडी ने डबल बॉन्ड इससे करा हुआ है, तो इधर सिर्फ 2 ही आता। ठीक, तो इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से इतने आ सकते हैं। देखो ये कौन सी फैमिली है, इन वाली फैमिली है, तो उसमें डबल ही रहते हैं, डबल से 2 ज्यादा पिछले वाले में रहता है, इसमें डबल से 2 कम रहता है। यहाँ पे देखो ये वाले कौन से हैं, ये वाले आइन वाले फैमिली है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है। देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ये C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, यहाँ C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और एक C है, ये इथाइन है, ये प्रोपाइन है,
इसका फॉर्मूला क्या है, C3 है, H6 से 2 कम, डबल से 2 कम रहता है इसमें C4H6, यहाँ पे C5H8, सिमिलरली C6H10 और यहाँ पे C7H12। एक चीज क्या खास बात है, इनके बीच में जो है ना, अब जैसे कि मैं ले लिया आपको पेंटेन। पेंटेन में क्या करता हूँ मालूम है, मैं पहले 5 कार्बन डाल लेता हूँ, 5 कार्बन। अब इसमें जरूरी है कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो। अब ये C को एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो एक ही हाइड्रोजन अटैच होते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 इधर हो गया, ये तो 4 हो गया, 1 2 3 4, इसके 4 हो गए। अब इसमें कितने हो गए, 1 2 1 2 1 2, तो देखो कितने H अटैच हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये C5H8 हो गया। क्या बन गया ये बन गया पेंटाइन बन गया, सॉरी पेंटेन लिख दिया मैं, पेंटाइन बन गया ये, ठीक, PENTYN। इसमें कंफ्यूजन होता, आपको बस बॉन्ड्स के हिसाब से याद रखना है, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो आइन आता, सिंगल बॉन्ड रहा तो एन आता, और डबल बॉन्ड रहा तो इन आता, ठीक। आपको कहाँ आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, इतने आ सकते हैं, इसमें से आता है, ठीक। मेन तो आपको नेक्स्ट वो जो फंक्शनल ग्रुप्स है उसका याद रखना है। तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका है, ये इथेन का है। देखो इथेन का क्या है, C2H डबल से 2 ज्यादा तो 6 हो गया। तो कार्बन क्या करता मालूम है, दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है। अब ये सेम कार्बन एक ही बॉन्ड शेयर कर रहे हैं आपस में, तो XX डालता है। अलग अलग टाइप का रहा तो क्या करते मालूम है, X और डॉट डालता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये कार्बन का X है और हाइड्रोजन का डॉट है। अब हाइड्रोजन और कार्बन अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉन अलग है। कार्बन कार्बन सेम है, तो क्या करते हैं हम बीच में ऐसा सेम टाइप के डालते हैं। तो देखो 2 कार्बन के बीच में ये है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। H H H H H X डॉट, X क्यों, X कार्बन का, डॉट H का, X डॉट X डॉट X डॉट X डॉट X डॉट, ठीक। ये क्या बन गया, C2H6। किसका है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर C2H6। C2H6 क्या कहलाता, C2H6 मंकीज ईट, सेकंड वाला ईट है तो ETH लिख दिए। फिर अगर ये डबल से 2 ज्यादा रहा तो एन आ जाता, डबल के उत्तर रहा तो इन आ जाता, और डबल से 2 कम रहा तो आइन आ जाता। सिमिलरली देखो इथाइन का और इथीन। इथीन में क्या है, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ रहा, बाकी का सेम टू सेम है, लेकिन हाइड्रोजन 2 कम हो जा रहे हैं। ये हाइड्रोजन चला जा रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा, ट्रिपल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो बस 2 हाइड्रोजन ही अटैच हो रहा है। तो ये क्या है, ये इथीन है, इथीन का है, और ये इथाइन का है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो साइक्लिक और क्लोज चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक मतलब पूरा ग्रुप कंप्लीट रिंग के जैसा होता। दीज आर हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव कार्बन कार्बन क्लोज चेन, और ये एन फैमिली में ही आते हैं अक्सर। जैसे कि ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लो मतलब साइकिल वाला, प्रोपेन मतलब ये 3 कार्बन से बने हुआ है, ठीक। देखो 3 कार्बन आ गए और ये साइकिल के जैसा चेन बन रहा, पूरा कार्बन कार्बन। पहले इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर डालते हैं, वो ऐसा रहता, सॉरी इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसा रहता, पहले C, फिर इधर C, फिर इधर C, ये हो गया स्केलेटल स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें इधर एक इधर बन गया, मतलब और 2 लगते हैं, इसको भी और 2 लगते हैं, इसको भी और 2 लगते हैं, तो H H H H, ठीक। सिमिलरली क्या है, साइक्लोहेक्सेन का देखो, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे डालते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको अटैच कर देते हैं हम, देखो 2 2 आ गए, तो इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, हाइड्रोजन से अटैच होता है, ठीक। नेक्स्ट देखो बेंजीन। बेंजीन एक यूनिक है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आता है। इट इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्हिच हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। ये इंपॉर्टेंट है देखो स्टूडेंट्स, इसलिए है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है। इसका कैसा है, बोर्ड एग्जाम में स्ट्रक्चर कैसे डालना, सेम जैसा साइक्लोहेक्सेन का डालना नहीं, सेम टू सेम डालना है यहाँ पे, लेकिन इनके बीच में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है। यहाँ डबल बॉन्ड था तो ये सिंगल, डबल बॉन्ड था तो ये सिंगल, डबल बॉन्ड था तो ये सिंगल, ठीक। इसको अच्छे से मैं यहाँ पे डाल के बता देता हूँ, C, ये C और ये C, ये C, ये C। यहाँ डबल बॉन्ड रहा तो ये सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल। अब इसको कितने हाइड्रोजन लगते हैं, बस एक ही लगता, इसीलिए उसका फॉर्मूला क्या है, C6H6। कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। इसके जैसा है, ये साइक्लोहेक्सेन के जैसा है, लेकिन ये जैसा सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे में, उसमें सिंगल बॉन्ड्स नहीं है, ये
अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स है इसमें। ठीक, ये क्या कहलाया, बेंजीन कहलाया, एरोमेटिक है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या रहता है, आइसोमरिज्म कंपाउंड्स व्हिच पोजेस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा रहता, सेम रहता, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला थोड़ा सा अलग रहता है, स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट दिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। जैसे कि मैं ये लिखा, जैसे कि 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो C4 और H कितने हैं, H10 है, C4H10 क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, तो ये भी ब्यूटेन है क्या, यस, इसमें भी 4 कार्बन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 10 है, तो ये भी सेम नाम से है, यस, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, तो इसको बोलेंगे आइसोमरिज्म। ठीक, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स, तो अब इनको क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। ठीक, अगर स्ट्रेट चेन रही तो एन ब्यूटेन बोलेंगे, अगर थोड़ा उधर जा रहा तो इसको आइसोब्यूटेन बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पेंटेन्स के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं और पूरे आइसोमर्स ड्रॉ करो बोल के, तो पेंटेन के यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट चेन का है, ये पेंटेन का ये स्ट्रेट चेन है, कार्बन 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 स्ट्रेट चेन से, और ये ब्रांच चेन है 1 2 3 4, ये ब्रांच चेन है, और यहाँ पे देखो 1 2 3 नीचे एक ऊपर एक, तो ये भी ब्रांच चेन है, तो ये एन पेंटेन हो गया, ये आइसोपेंटेन हो गया, ये नियोपेंटेन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, इधर देखो एक फैमिली ऑफ मेंबर्स रहता है जो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफर करते हैं, वो है CH2 से, यानी कि एक CH2 देते गए तो वो फैमिली के मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एवरी सक्सीडिंग मेंबर डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस वन बाई CH2, हर एक मेंबर प्रीवियस मेंबर से CH2 से डिफर करता, CH2 ऐड करते गए तो अगला मेंबर आता रहता, ऐसे सीरीज को बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। और 14 AMU, 14 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर भी अगर उसके अंदर ऐड हो गया, 14 कैसा हुआ, कार्बन का तो 12 है एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 हाइड्रोजन 1 1, तो 12 + 1 + 1 14, 14 अगर इसमें AMU बढ़ते जा रहा तो भी वो होमोलोगस सीरीज बढ़ता, अगला मेंबर उसका आते जाता। The molecular formula of all members of homologous series can be derived from a general formula, उनका एक जनरल फार्मूला रहता है, सारे मेंबर्स का फार्मूला एक ही फार्मूले में अगर डालते जाएंगे, नंबर चेंज करते जाएंगे तो उसका मेंबर्स का फार्मूला आते जाता। As the molecular mass increases in a series, physical properties of compounds show variation, but chemical properties which are determined by functional group remain the same within the series। ये सीरीज में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रहता और उनका जो रिएक्शन है वो सेम टू सेम रहता, लेकिन जैसा मॉलिक्यूलर मास बढ़ते रहता थोड़ा बहुत वेरिएशन उन्होंने दिखाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती। जैसे कि अगर कोई बर्न होता तो उसके सारे मेंबर्स बर्न होते, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो। फिजिकली में देखने में हो सकता है कोई सॉलिड हो, कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो, फिजिकली चेंज हो सकता है, लेकिन केमिकली वो सेम ही रहते हैं, सारे के सारे मेंबर्स एक ही जैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे, these are hetero atoms and group containing these confer specific properties to compounds regardless of the length and nature of a carbon change, hence they are called functional groups। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, what are functional groups? ये क्या है, hetero atoms, these hetero atoms मतलब ये ओरिजिनल से अलग है, जैसे कार्बन नहीं है, अलग है। ठीक, उनके अंदर एक ग्रुप रहता जो उनका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उनकी रहती, जैसे OH आ गया तो अल्कोहल हो जाता, वो एक ही तरीके से रिएक्ट करता, उनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रहती, तो कंपाउंड उनका लेंथ और नेचर से डिपेंड नहीं करता कार्बन के चेन पे। कार्बन अगर बहुत लंबा कर दिए तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप OH है वो आखिरी में जाके अटैच होता है, वो सेम बिहेव करता लंबे चेन में भी छोटे चेन में भी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं C2H5OH लिखूं, ठीक, ये OH ये 2 कार्बन के इसको अटैच हुआ, अगर मैं यहाँ पे C100 लिख के H2O3 लिखूं और OH लिखूं, ठीक, H2O1 लिख के, सॉरी डबल से 2 ज्यादा, 100 से 2 ज्यादा बोले तो 201 OH आता, 201 OH आता, 201 OH आता। तो अब इतने बड़े को भी OH सेम टू सेम अटैच होता और सेम रिएक्ट करता, तो ऐसे ही रहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखो हेलो या फिर ब्रोमो रहते हैं, Cl Br या फिर I इसका अटैच रहता, यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन अटैच होता है। अल्कोहल में OH अटैच होता, अल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O और OH अटैच होता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसमें देखो ये दोनों के, ये तीनों के अंदर कार्बन है, तो जब कभी भी हम मैं बोलूंगा कि पेंटानॉल है, बल्कि पेंटानॉल, इसमें 5 कार्बन सेपरेट रहता है, लेकिन पेंटानॉल में नहीं रहता।
पेंटेनॉल में 1 2 3 4 ही कार्बन रहते हो ओरिजिनल, और एक कार्बन जो है सो ना इसका रहता CHO का। ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी मेन चेन में ऐड हो जाता। ठीक, इन तीनों में कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप पर OH आया तो क्या था, OH आया तो अल्कोहल कहलाता। ठीक, CHO आया तो क्या कहलाता, अल्डिहाइड कहलाता। अगर CO आया तो क्या कहलाता, कीटोन कहलाता। और COOH आया तो क्या कहलाता, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता। ठीक, अब ये CHO एक साथ अटैच होता, OH भी एक साथ अटैच होता, लेकिन ये C डबल बॉन्ड और चेन के बीच में आता, और COOH C डबल बॉन्ड O एक तरफ, OH एक तरफ, तो ये पूरा एक कहलाता। ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, इनका नेम कैसा है, नेम कैसा देना, हम नेमिंग कैसा है, जैसे कि प्रीवियसली में नेम दिए ना, यहाँ पे भी नेमिंग करना पड़ता है। हेलो अल्केन, स्टार्टिंग में अगर क्लोरो ब्रोमो आयोडो रख दिया तो उनका नाम कैसा रहेगा, ये नॉर्मल मीथेन है, नॉर्मल मीथेन है, नॉर्मल मीथेन है। अगर इसके साथ एक H की जगह पे Cl अटैच हो गया तो क्या कहलाया, क्लोरोमीथेन, क्लोरीन अटैच होना तो क्लोरोमीथेन कहलाया। ठीक, हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बन कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, देन प्रीफिक्स क्लोरो हैज टू बी यूज्ड। तो अगर एक हाइड्रोजन को हटा के नहीं, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या करा इन्हें, क्लोरीन अटैच हो गया, तो एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बोलेंगे हम क्लोरो। ठीक, नेक्स्ट, इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बन कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन आ गया क्लोरीन की जगह पे तो ब्रोमो इस्तेमाल करना पड़ता है, देन प्रीफिक्स ब्रोमो हैज टू बी यूज्ड। तो एक हाइड्रोजन हट के क्या लगा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, तो क्या कहलाया ये, ब्रोमोमीथेन। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे फ्यू मोर एग्जांपल्स है। यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन, देखो ये 3 कार्बन है, एक H हटा के Cl लगा दिया, और ये 3 कार्बन में प्रोपेन आता, तो ये क्लोरोप्रोपेन कहलाया। ये 3 कार्बन में ब्रोमीन अटैच हुआ तो ब्रोमोप्रोपेन कहलाया। ये 5 कार्बन में है, 5 कार्बन में एक ब्रोमीन लग गया तो ब्रोमोपेंटेन कहलाया। ठीक, अब अल्कोहल वाला फैमिली, अल्कोहल OH अटैच होते जा रहा सबको, OH अटैच होते जा रहा। मीथेन है, मीथेन को OH अटैच हुआ तो मीथानॉल, ऑल्ब कहलाता, OL इसका क्या हो गया, सफिक्स आ जाता है। If hydrogen atom of carbon compound is replaced by OH, then the suffix Al should be used. Sorry, OL should be used. गलत आ गया यहाँ पे। ये OL should be used. ठीक, नेक्स्ट देखें, तो मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल आ जाता है। नेक्स्ट एल्डिहाइड देखेंगे, इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ ए कार्बन कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय CHO, CH से अगर रिप्लेस हो गया तो आल, AL आल, तो मिथेनॉल, इथेनॉल और पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल रहता, वो क्या रहता, इथेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ऑल अलग, आल अलग। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, ये सेम टू सेम है, देखो CHO आ गया तो क्या है, आल, AL आल, तो ये क्या कहलाया, मिथेनॉल कहलाया, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक, क्या हुआ, एक हाइड्रोजन कट होके CHO अटैच हुआ, CHO अटैच हो गया, CHO अटैच हो गया, CHO। अब ये पहले क्या था, ब्यूटेन था, ये CHO अटैच होते कि एन हटा देके हमको AL लगा देना पड़ता, लास्ट AL लगा देना। ई जो प्रोपेन वाला ई है ना, ई हटा के AL लगाना पड़ता, इथेन का ई हटा के AL लगाना पड़ता, ई निकाल के AL लगाना पड़ता। ठीक, CHO अटैच हुआ। नेक्स्ट देखेंगे कीटोन, कीटोन क्या है, C डबल बॉन्ड O, कीटोन रहता। If hydrogen atom of a carbon compound is replaced by C double bond O, then the suffix on has to be used. On यूज करना पड़ता। और एक चीज इसमें खास बात क्या है स्टूडेंट्स, कि ये C डबल बॉन्ड O एंड में नहीं अटैच होता, बीच में अटैच होता है, यहाँ पे बीच में आ गया, चेन के बीच में आ गया, मिडिल ऑफ द चेन, ये खास बात है। ठीक, तो क्या इसके कार्बन को भी हमारे काउंट करना पड़ता है, यस इसके कार्बन को भी काउंट करना पड़ता है। यहाँ पे भी क्या कर रहे थे मालूम है, इसका कार्बन भी काउंट कर रहे थे हम। देखो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, एक तो फंक्शनल ग्रुप का है तो वो भी इसी के अंदर काउंट हो जाता है। इसमें भी एक कार्बन काउंट करना है हमारे को, 1 2 3 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ पे 3 कार्बन का प्रोपेनोन, ONE डबल बॉन्ड बीच में आ गया, फंक्शनल ग्रुप ONE C डबल बॉन्ड O बीच में आ गया। ठीक, ये केयरफुली रहना, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो उसके अंदर ही काउंट होता, खाली अल्कोहल में नहीं रहता है, फंक्शनल ग्रुप में रहता ही नहीं कार्बन, इसलिए वो नहीं काउंट होता। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे
आखिरी का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बन कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय COOH, C डबल बॉन्ड OOH, COOH है तो एक C से एक डबल बॉन्ड से O अटैच हो रहा और एक OH अटैच हो रहा, मतलब ये OH अलग से बना हुआ है, OH से एक सेपरेट ये रहता, ठीक, आयन रहता, और इसको सिंपली COOH भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में डालते ना तो ऐसा लिखते हैं। तो देखो ये एक कार्बन ही है, सिंगल फंक्शनल ग्रुप खुद ही है इसका, कार्बन सेपरेट से नहीं है। क्या बन गया? मीथेनोइक एसिड। तो इसमें क्या करते हैं? ओइक एसिड लगाना होता है हमारा सफिक्स। इसी में भी एक कार्बन ओरिजिनल है, एक फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है OH और डबल बॉन्ड O। यहाँ क्या कहला रहा? इथेनोइक एसिड, नोइक एसिड। ये भी 3 कार्बन है, एक फंक्शनल ग्रुप का, 2 ओरिजिनल वाले, तो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, अगर 4 का आ गया तो कैसे करते हैं? 1 2 3, ये 4 का डबल बॉन्ड O, ये OH और इधर कार्बन अटैच हो गए, ये क्या कहलाया? ब्यूटानोइक एसिड। ठीक, तो ये काफी इजी है, आपको देख लेना है, स्टार्टिंग से देखेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, मैं एक सभी का एक डाल देता हूँ और एग्जांपल्स भी केमिकल प्रॉपर्टीज का देखेंगे। यहाँ से देखेंगे तो मैं क्या करता हूँ मालूम है? 3 कार्बन और लास्ट में Br अटैच करा, हाइड्रोजन नहीं डालता, आपको नेम बताना है इसका। 3 कार्बन लास्ट में Cl लगा दिया, इसका नेम बताना है। 3 कार्बन लास्ट में OH अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन हटके ये हो गया। फिर 2 कार्बन लास्ट में क्या है? CHO अटैच हो गया, डायरेक्ट CHO अटैच करूँगा, और 2 कार्बन एक यहाँ पे डबल बॉन्ड O समझ लो, ठीक, और 2 कार्बन COOH। अब हमारे को फंक्शनल ग्रुप से मालूम होना, ये Br है तो ये क्या होगा? ब्रोमो। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, मंकी सीड पील्ड बनाना, तो ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या है? 3 ही है, तो क्लोरो प्रोपेन। OH है, फंक्शनल ग्रुप OH है, अल्कोहल, तो प्रोपेनॉल NOL। CHO है तो प्रोपेनाल NaL, नाल। सिमिलरली C डबल बॉन्ड है तो प्रोपेनोन, ओन आता लास्ट में, और ये क्या आता? ओइक एसिड, इसका मतलब प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, इतना ही है। अगर आप इसको ब्यूटेन कर देंगे तो क्या होगा? ब्रोमो ब्यूटेन होगा, क्लोरो ब्यूटेन होगा, ब्यूटेनॉल होगा, ब्यूटेनाल होगा, ब्यूटेनोन होगा और ब्यूटेनोइक एसिड होगा। आप जितने भी इसमें अटैच कर ले जाओ 1 2 3 4, तो ये याद रखना, मंकीज ईट फील्ड बनाना। तो यानी तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये भी है, मामू ईटिंग पूरी भेल, मामू ईटिंग पूरी भेल। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, MEPU, मंकी सीड फील्ड बनाना या मामू ईटिंग पूरी भेल, याद रखने के लिए, फॉर ओनली मेमोरी पर्पस। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रहते हैं? वो मतलब केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी के साथ, एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, देखेंगे। कंबशन, अगर इसको हम बर्न करें तो क्या होता है? कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में बर्न होते हैं और क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कार्बन के सारे कंपाउंड्स। फिर उसके साथ वाटर भी आता है, हीट और लाइट भी देते हैं। देखो ये क्या है? मीथेन है, CH4 मीथेन है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट दे रहा है। ये जनरल इसका ये रहता है, चाहे मीथेन कर लो, चाहे पेंटेन कर लो, हेक्सेन, सारे के सारे बर्न होते हैं, और साथ में क्या देते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट देते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कार्बन एंड कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। अब इनको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। आप जितने भी इसमें जो है ना यूज करते हैं ना बर्निंग के, इसके अंदर आप इसमें देखते हैं कहीं पे भी जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह होते रहती है, वो वेल्डिंग इससे करते रहते हैं ना, वहाँ पे ये गैसेस यूजेस होते रहते हैं। हेक्सेन आप देखे होंगे किसी रेफ्रिजरेटर्स में पेंटेन वगैरह इस्तेमाल होता है, तो ये फ्यूल के जैसा इस्तेमाल होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। एक चीज, इनकी जो ये रहती है ना फ्लेम यानी कि उनकी जो आग भड़कती रहती है ना, वो कौन से कलर की रहती है? ब्लू की कलर की, और उसमें कोई भी सूटी फ्लेम नहीं रहता, यानी कि धुआं भी नहीं रहता उसके अंदर, धुएं के अंदर कोई भी बारीक बारीक छोटे छोटे पार्टिकल्स भी नहीं रहते।
लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन एयर विथ येलो सोडी फ्लेम, उनका आग का कलर कैसा रहता है? येलो रहता, बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हाइयर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से इनका कार्बन का परसेंटेज हाई रहता, विच डज नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन एयर। ऑक्सीजन उसको सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता, इसीलिए येलो कलर सोडी फ्लेम। ठीक, आपको अगर क्वेश्चन आया कि अनसैचुरेटेड कौन से कलर से बर्न होता और क्यों, तो येलो कलर से बर्न होता। और क्यों? क्योंकि वो सही से ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसको उतना ऑक्सीजन मिलता नहीं उसको। ठीक, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। देखो, अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखो, नॉर्मल जो अल्कोहल्स हैं, हम अल्कोहल फैमिलीज को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड वाली फैमिली में। अल्कोहल फैमिलीज क्या है? OH है, और ये क्या होते हैं? COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फैमिली को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे को क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि यहाँ पे क्या है? KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ठीक, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड करना है और OH के साथ। ठीक, ये OH के साथ क्या करना है? ऑक्सीजन ऐड करना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगते हैं हमारे को, जैसे कि KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट देखेंगे एडिशन रिएक्शन। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या रहता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि अल्कीन और अल्काइन, हमको मालूम है अल्कीन और अल्काइन क्या है? अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कौन सा है? अल्कीन फैमिली का सैचुरेटेड होता। अंडरगो एडिशन रिएक्शन, उसमें एडिशन रिएक्शन होता। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करते हैं मालूम है? ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ना, वो ब्रेक कर देता है। ठीक, तो इसको कुछ कुछ अटैच समझेंगे। RR क्या है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमो, क्लोरो, अल्कोहल, कुछ भी है। R मतलब कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो निकल और पैलेडियम के प्रेजेंस में ये क्या होता मालूम है? CC का जो डबल बॉन्ड है ना, CC का डबल बॉन्ड वो ब्रेक होकर सिंगल में हो जा रहा है। ठीक, तो ये H2, इसमें एक्स्ट्रा H2 अटैच हो जा रहा, और ये जो R है वो पहले के R सेम टू सेम रह रहा है। तो देखो, पहले दो कार्बन के साथ कुछ RR यानी कि कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप्स इसके साथ अटैच है समझिए। ठीक, पहले क्या था? यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? सिंगल बॉन्ड्स में, और एक H अटैच हो जा रहा, मतलब हाइड्रोजन उसको अटैच हो जा रहा, और बाकी के जो ये है ना R सेम है, इधर R और इधर R सेम है। ठीक, नेक्स्ट, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम और निकल। तो इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट क्या रहता? कोई भी रिएक्शन को उन्हें पॉसिबल करता, स्पीड करता या फास्ट करता। तो इसमें क्या है? पैलेडियम या फिर निकल है, निकल या फिर पैलेडियम, ये दोनों के दोनों मेटल्स हैं। ठीक, वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस। यही प्रोसेस से वेजिटेबल ऑयल को जो है ना कन्वर्ट करते हैं किसमें? वेजिटेबल घी के अंदर। वेजिटेबल घी क्या रहता है? वही डालडा जो देखते हैं ना आप, वही रहता है। इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। उसका नाम क्या है? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। क्या है ये? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन याद रखना। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चोजन फॉर कुकिंग। स्टूडेंट्स, जो सैचुरेटेड रहते हैं ना, उनके अंदर रिएक्शन पॉसिबल नहीं रहता। जैसे कि मैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया, मतलब ये सिंगल बॉन्ड वाला है, इसके अंदर और रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर डबल बॉन्ड का है तो इसका तोड़ने के लिए एक रिएक्शन पॉसिबल होता है, यानी कि उसके साथ कुछ अटैच हो जाता है। तो हेल्थ के लिए अनसैचुरेटेड जो फैट्स है वो बेटर रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर रिएक्शन पॉसिबल है। सैचुरेटेड बेटर नहीं रहते। तो जो जनरल एनिमल फैट रहता नहीं, उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं रहता। क्या? हाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं रहता। ठीक, तो एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, उनके अंदर क्या रहता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड रहता, जो कि हेल्थ के लिए नुकसान, क्योंकि वो उनके अंदर रिएक्शन ही नहीं होता, तो कैसे रिएक्ट करेगा कोई भी चीज जाके? तो उसको क्या करते हैं? अनसैचुरेटेड बनाते हैं। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चोजन फॉर कुकिंग। कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट कॉज रिएक्शन टू अकर प्रोसीड और डिफरेंट। ये रेट ऑफ इसको बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट होना। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये किसमें होता है? सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे अनसैचुरेटेड में हो रहा था, यहाँ पे सैचुरेटेड में हो रहा। अनसैचुरेटेड में क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये सैचुरेटेड में हो रहा। अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में, जैसे एग्जांपल, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स इन मीथेन 1 by 1 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखो, नॉर्मल जो ये है ना मीथेन,
उसके अंदर क्या है, कार्बन को 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो क्लोरीन क्या कर सकता मालूम है, ये हाइड्रोजन है, समझे 4 हाइड्रोजन अटैच है एक मीथेन को, तो ये क्लोरीन क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन अटैच हो सकता, फिर ये हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन ऐड हो सकता। कंटिन्यूसली ये प्रोसेस कर सकता हूँ कंटिन्यूसली, वन बाय वन करते 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 ये फाइनली क्या बनता, CCl4 बन जाता। ठीक, ये एग्जाम्पल बता। ठीक, ये क्या बन रहा, क्लोरोमीथेन बन प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये मीथेन प्लस क्लोरीन फॉर्म्स, इसका जो एक H बन गया वो इसके साथ रिएक्ट होता और HCl बन जाता और इसके साथ Cl अटैच हो जाता। ठीक, एक हाइड्रोजन जो इसमें से निकला CH4 में से, यहाँ क्या निकला CH3 है, तो एक हाइड्रोजन का गया, एक हाइड्रोजन Cl को अटैच हो HCl बन गया, और इसमें 2 Cl है, एक Cl इसको अटैच हो गया, तो CH3Cl प्लस HCl। ठीक, और नेक्स्ट इसको कंटिन्यूअसली उन्हें रिप्लेस करता रहता, कर सकता फ्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में मीथेन में, तो क्या बन जाता, ये बन जाता CCl4। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड रहता, कार्बन कार्बन के बीच में, इनके बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता। किसमें, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, हम देखें रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनका जो ये है ना वो पूरा का पूरा कवर्ड रहता है, यानी कि पूरे बॉन्ड्स इसके पूरे कवर्ड रहते हैं कार्बन के। ये मोर रिएक्टिव रहते हैं क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है आसानी से। नेक्स्ट देखो, जनरली गिव्स क्लीन ब्लू फ्लेम, ये क्या करते हैं, ब्लू फ्लेम से बर्न होते हैं। यहाँ पे येलो सूटी फ्लेम से बर्न होते हैं, यानी कि इनके जो फ्लेम के अंदर छोटे 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 दाने भी निकलते हैं, उसको बोलते हैं सूटी फ्लेम, येलो कलर। यहाँ पे ये ब्लू फ्लेम, क्लीन ब्लू फ्लेम रहता है। नेक्स्ट देखेंगे इथेनॉल। यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, इथेनॉल वाला इंपॉर्टेंट है, इसके प्रॉपर्टीज और रिएक्शन देखो। इथेनॉल, नॉल आ गया, C2H5OH आ गया। इथेनॉल इज द कॉमनली नोन एज अल्कोहल, इसका नॉर्मली नाम क्या है, अल्कोहल है। इट इज द सेकंड मेंबर ऑफ द अल्कोहल सीरीज, अल्कोहल सीरीज का सेकंड मेंबर है। तो अगला मेंबर कौन है, प्रोपेनॉल है, उसका अगला मेंबर कौन है, ब्यूटेनॉल। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H5OH। इट इज अ गुड सॉल्वेंट, अच्छा सॉल्वेंट है, यानी कि दूसरों को घुला लेता अपने अंदर। अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल होता है, यानी कि आप देखते हैं कि कोई सिरप्स वगैरह के अंदर अल्कोहल रहता, उनसे जो ये सिरप्स होते हैं, खांसी के सिरप्स होते हैं, कफ सिरप्स, वो सारों के अंदर अल्कोहल रहता है क्योंकि वो अच्छा सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो देखो ये क्या है, CH3CH2OH, ये क्या है, C2H5OH है ना, यही है, ये कोई चेंज नहीं है। वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा, सोडियम इथॉक्साइड बना रहा है। ये क्या है, सोडियम इथॉक्साइड है प्लस हाइड्रोजन, यही है ये, लेकिन इसको थोड़ा सा ये करके लिखा, मतलब CH3 एक बार लिखा और CH2 एक बार लिखा और OH है, तो ये C2H5OH अल्कोहल। उसका रिएक्शन किसके साथ देख रहे हैं हम, सोडियम के साथ, क्या बन रहा, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यही रिएक्ट करेंगे किसके साथ है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हीटिंग इथेनॉल, इसको गर्म करें इथेनॉल विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको अगर गर्म करें हम, हीट करते हैं H2SO4 के साथ, तो क्या होता, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल होता टू गिव इथेन। मतलब इसमें से जो OH है वो चला जाता, वाटर वाला पार्ट चला जाता, तो क्या बन जाता, CH2CH2, यानी कि डबल बॉन्ड वाला CH2CH2। ठीक, तो क्या बन गया, ये बन गया C2H4, तो क्या बना, ये बना इथीन बना। ठीक, इथीन बन जाता और ये पानी अलग हो जाता। नेक्स्ट, इन दिस रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करना, डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर निकालना। तो ये जो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कैसे एक्ट कर रहा, ये एक्ट कर रहा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक, विच रिमूव्स द वाटर फ्रॉम द अल्कोहल। ये क्या करता, पानी से वाटर निकाल देता अल्कोहल के अंदर से। कौन से अल्कोहल में से, यही इथेनॉल के इसमें से। नेक्स्ट देखेंगे इसके यूजेस नहीं है। इट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं सारों का ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। तो ये वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में दे दिया, अल्कोहलिक ड्रिंक्स है। हमको मालूम है अल्कोहल इज bad for health and everything else. Next, it is also used in medicines such as tincture iodine cough syrups and
मेनी टॉनिक्स। टॉनिक्स में, टिंचर आयोडीन में और कफ सिरप्स में यूज होता है। टिंचर आयोडीन जो है सुना स्टूडेंट्स, ये गले का खराश करने के लिए, दूर करने के लिए इस्तेमाल होता, तो उसके अंदर ये अल्कोहल यूज आता। ठीक, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे इथेनॉल इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरीके से इथेनोइक एसिड भी इंपॉर्टेंट है। इथेनोइक एसिड, इसका भी फॉर्मूला क्या रहता है आखिरी में, COOH। द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है, जनरल नेम एसिटिक एसिड है। ठीक, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फैमिली को बिलोंग करता है। इट इज द सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का कौन सा मेंबर है, इन्हें दूसरा मेंबर है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड जनरली। ठीक, वैसे इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनोइक एसिड है, और जनरल नेम क्या है, एसिटिक एसिड। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अगर 100% वाटर में खाली 5 to 8% अगर ये सोल्यूशन रहा एसिटिक एसिड, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, विनेगर। ये मार्केट में अवेलेबल रहता है, खाने पकाने में यूज में आता विनेगर। ठीक, जनरली सिरका बोलता है शायद इसको, पता नहीं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज वेरी लो, हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम रहता, बहुत लो रहता, तो इसीलिए ये क्या होता, जम जाता, इसमें सर्दियों में जम जाता। दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। उसका नाम क्या हो गया, क्योंकि वो जम जाता, और इसका नाम क्या पड़ गया, ग्लेशियल। ग्लेशियल क्या है, इसको ग्लेशियर रहता नहीं, ग्लेशियर से ग्लेशियल आया है। ग्लेशियर क्या रहता, एक आइस का बड़ा सा पीस रहता, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो ये क्योंकि सर्दियों में जम जाता है, इसका नाम क्या पड़ गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज जैसा हम उसके देखे, इसके भी देखेंगे। ये क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, ईस्टर्स आर कॉमनली, मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। तो अल्कोहल जो ऊपर देखे ना, उसका रिएक्शन और ये इथेनोइक एसिड का रिएक्शन, आपस में अगर रिएक्शन हुआ तो क्या बनता, ईस्टर्स बनता। ईस्टर्स बनता, ईस्टर्स क्या रहते हैं, स्वीट स्मेलिंग चीजें रहते हैं, इनका जो स्मेल रहा है काफी स्वीट रहता। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। इसका एसिड कैटलिस्ट भी होना जरूरी है, बीच में एसिड डालना भी जरूरी है एज अ कैटलिस्ट टू गिव एन ईस्टर। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, इथेनॉल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता, ईस्टर बन जाता। जनरली इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल, ये इथेनॉल जो पिछला वाला है, ये इथेनोइक एसिड जो अब हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों का किसमें, एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, ये बन गया ईस्टर। ठीक, ये बन गया ईस्टर। अब ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। तो इनका जो स्मेल है काफी स्वीट रहता, इसको परफ्यूम्स में भी इस्तेमाल करते हैं, और किसमें इस्तेमाल करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स में। फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या रहते हैं, कोई भी अगर टेस्ट अच्छा नहीं रहा तो उसके अंदर यूज कर लेते हैं इसको। ईस्टरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ से आता है, यहाँ पे याद रखना है आपको कैसा बनता, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट फॉर्म्स ईस्टर प्लस वाटर। इसका रिएक्शन, अगर इसका इक्वेशन नहीं भी याद रहना तो ये डेफिनेशन जरूर याद रहना है आपको। तो ईस्टर्स क्या है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस है, उनका स्मेल स्वीट रहता, और ये परफ्यूम्स बनाने के काम में आते हैं, और क्या काम में आते हैं, ये फ्लेवरिंग एजेंट्स के काम में आते हैं। एक देखेंगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये व्हाट इज सैपोनिफिकेशन आता, देखो ईस्टर्स ऑन ट्रीटिंग विद स्ट्रॉन्ग अल्कलाई लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब पीछे जो ईस्टर बन गया नहीं, उसका जो रिएक्शन अगर हम करें, इसमें एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा है, अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब ये बेसिक है, समझो लिक्विड बेस को हम अल्कलाइन बोलते हैं। ठीक, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH के साथ अगर रिएक्ट करें, दे कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट्स। तो ये वापस से अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट्स में ये हो जाता, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ये आपको इतना स्टेटमेंट याद रहना, क्या है, जो ईस्टर्स बने ना, ईस्टर्स, वो ईस्टर्स अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो क्या बन जाता, ये वापस से अल्कोहल और सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम का सॉल्ट, क्योंकि ये सोडियम का पार्ट बच जाता ना, तो सोडियम का सॉल्ट बन जाता। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। व्हाट इज सैपोनिफिकेशन, ये आपको लिखना है। नाउ बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स, क्योंकि ये रिएक्शन सोप्स बनाने में काम में आता। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वाटर सोप्स और वाटर डिटर्जेंट बोल क्या आता है, डिटर्जेंट्स नेक्स्ट पार्ट में आता आपको। सोप्स क्या है मालूम है, सोडियम तो भी रहता है इसमें, पोटेशियम, जैसे कि यहाँ अगर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करा तो पोटेशियम का सॉल्ट बन जाता। ठीक, सोप्स आर
सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लंबी चेन रहती कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये NaOH के साथ रिएक्शन है, किसका CH3COO, ये ईस्टर है, ये क्या है, ईस्टर है, पिछले जो ईस्टर बना था वो ईस्टर है, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बन रहा, ये बन गया C2H5, क्या है, अल्कोहल, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया है, Na के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, इसका सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम, अगर पोटेशियम यूज करता तो पोटेशियम का सॉल्ट बनता। ठीक, और ये क्या है, ये अल्कोहल है, जनरल इथेनॉल जो बोल रहे हैं ना हम वही है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स क्या रहता, CO3 रहता, HCO3 रहा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3 रहा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट देखेंगे, ये इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो इथेनोइक एसिड है CH3COOH है, ये किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम होने पोटेशियम होने कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा, तो क्या दे रहा, देखो ये CH3COONA, ये वही सॉल्ट दे रहा, इसका सोडियम का सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव राइज टू सॉल्ट। तो इसके अंदर कौन सा है, ये है सॉल्ट, और ये वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ करें, ये क्या है, खाली कार्बोनेट है, और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका, सोडियम का, तो अगेन सोडियम सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, आगे वाला प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा, चाहे कार्बोनेट के साथ होने चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट देखेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स। आखिरी का पार्ट है, देखो ये वाले चैप्टर में आखिरी का पार्ट सारा का सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर इसको इग्नोर करते हैं, वो नहीं करना। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये याद रख लेना, ये स्टेटमेंट आपको बाय हार्ट याद रखना, नींद में पूछे तो भी बोलना है, क्या है, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोप के क्या रहते हैं मालूम है, दो पार्ट रहते हैं, एक रहता हाइड्रोफिलिक और एक रहता हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या रहता, पानी से दूर रहता, वो पानी को अटैच नहीं होता, तो किसको अटैच होता, गंदगी को अटैच होता। एक हाइड्रोफिलिक रहता, वाटर लविंग, वो क्या है, पानी की तरफ अटैच होता। तो सोप जब भी हम ये करते ना, तो सोप का एक हिस्सा क्या होता, गंदगी को अटैच होता, और एक हिस्सा पानी को अटैच होता। ठीक, यहाँ पे देखो इसका एक आयोनिक पार्ट होता जो हाइड्रोफिलिक रहता, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को अटैच होने वाला, या फिर वाटर लविंग भी बोल सकते हैं, और एक रहता हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग समझो। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट, ये जो है सुना, ये हाइड्रोफोबिक है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट, ये है हाइड्रोफिलिक है। तो ये कैसा अटैच होता है, जब कभी हम ये करते हैं तो ये ऐसे में चेंज हो जाता, ऐसा इसका हेड और टेल बन जाता, ये हेड, जैसे कि ये हेड बन गया और ये टेल बन गया। ठीक, ये जो है ना हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक किधर अटैच होगा, ये डर्ट को अटैच होगा। ठीक, और ये किधर अटैच होगा, ये वाटर को अटैच होगा, और ऐसे ये गंदगी निकालता है। तो एक्सप्लेन द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्या था आपको ये लिखना है उसके अंदर। ठीक, दो पार्ट्स हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रो, ये बोलिए यहाँ से है, देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स का क्लेंजिंग एक्शन कैसा है, ये इतना आपको पक्का याद रखना। क्या है, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, जितनी भी गंदगी रहती है वो ऑयली नेचर में ही रहती है, चाहे ग्रीस होंगे, चाहे बाहर के होंगे, चाहे कोई भी चीज होंगे, जो डर्ट रहती है ना, जो जम जाती है कपड़ों के ऊपर, वो ऑयली नेचर में रहती है। द हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल अटैचेस इटसेल्फ विद द डर्ट, तो जो हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरने वाला है, पानी से भागने वाला है, वो वाला पार्ट किसको अटैच होगा, डर्ट को अटैच होगा, गंदगी को अटैच होगा। एंड द आयोनिक एंड इज सराउंडेड विद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, उसका जो आयोनिक पार्ट है वो किधर होगा, अटैच है, पानी की तरफ होगा। आयोनिक मतलब जहां पे चार्ज रहता है। Now, this result in the formation of a radial structure called micelles. इससे एक रेडियल स्ट्रक्चर बन जाता है, रेडियल मतलब पूरा राउंड, ऐसा पूरा राउंड। ठीक, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये टेल है, तो सारे टेल्स एक जगह अटैच होते हैं, और ये हेड है, सारों के हेड एक जगह अटैच होते हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बन गया, तो ये क्या कहलाया, रेडियल स्ट्रक्चर कहलाया। तो ऐसा रेडियल स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम बोल रहे हैं मिसल्स। सोप मिसल्स हेल्प्स टू डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर एंड क्लोथ गेट्स क्लीन। तो ये सोप के मिसल्स क्या करते हैं मालूम है, जो भी डर्ट है या ग्रीस है उसको डिसॉल्व कर देते हैं और कपड़े से खींच के निकाल देते हैं। नाउ सोप्स आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर, इसमें है ये सॉफ्ट वाटर, दो तरह के वाटर है, सॉल्ट वाटर या हार्ड वाटर। हम उसको मीठा पानी या फिर
खारा पानी बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर मतलब मीठा पानी। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद द सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। देखो अगर पानी खारा रहा, हार्ड वाटर रहा, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती, वो एक स्कम, इनसॉल्युबल स्कम बना ले सकता। किसके साथ रिएक्ट करता, वो सोप के मॉलिक्यूल के साथ, तो एक इनसॉल्युबल स्कम बन जाता। अक्सर देखते हैं हम पानी वगैरह नहाए तो इसके हाथ के पीछे ऐसा वाइट एक स्कम के जैसा बैठ जाता, उसको निकालना पड़ता। आप ये वही रहता अगर खारे पानी से आप अक्सर पानी नहा रहे हैं। तो सोप लगाना उतना भी क्लीन नहीं करता, ठीक। तो क्या करना, हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करना पानी नहाने के लिए। क्या अगर हार्ड वाटर रहा तो हाँ, सॉफ्ट वाटर रहा तो नहीं। नेक्स्ट, डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि वो भी सोडियम सॉल्ट्स थे लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के, कौन से, सोप्स। उसी तरीके से डिटर्जेंट्स भी क्या है, लॉन्ग चेन अमोनियम या फिर सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दो चीज याद रखना, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ये हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव रहता है, सॉफ्ट वाटर में भी इफेक्टिव रहते हैं। Now, by use of detergent, insoluble scum is not formed with hard water and clothes gets clean effectively. तो जब हम डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये स्कम नहीं बनता, किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ, ठीक। स्टूडेंट्स अगर हम अगर पानी में अगर हार्ड वाटर है, हमारे पास खारा पानी है और हम सोप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्कम बना लेता, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर क्या रहता मालूम है, सॉल्ट्स रहते हैं। कौन से, मैग्नीशियम सॉल्ट्स रहते हैं, पोटेशियम सॉल्ट्स रहते हैं, वो सॉल्ट्स रिएक्ट करके स्कम बना देते हैं। अब हार्ड वाटर रहा तो वो हार्ड वाटर रहा तो अगर डिटर्जेंट हम इस्तेमाल करना पड़ता है, डिटर्जेंट इस्तेमाल करें तो क्या है, वो हार्डनेस के, पानी के हार्डनेस को खत्म कर देता, ठीक, और स्कम नहीं बनाता। तो बाय यूज ऑफ डिटर्जेंट इनसॉल्युबल स्कम इज नॉट फॉर्म विद हार्ड वाटर एंड क्लोथ्स गेट्स क्लीन। अच्छे से कपड़े जो है सो ना साफ होते हैं, ठीक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ पे पार्ट खत्म हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट साइंस आपका कंप्लीट हो गया। रिवीजन के लिए जितना भी रिक्वायर्ड था, मैथमेटिक्स भी कंप्लीट है और साइंस भी कंप्लीट है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए और स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।